मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट को अंत नजदीक दिखने लगा। हुसैन अली खान बढ़ा और चुरामन की संयुक्त सेनाओं की हार के बाद बहादुर शाह ने राजपूत राजाओं से शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन संयुक्त राजपूताना बिना अपनी खोई जमीन वापस लिए कोई समझौता नहीं करना चाहता था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। द ग्रेट राजपूताना रिबेलियन सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखें, आपको इसकी पृष्ठभूमि समझने में आसानी होगी। राजपूताना में एक के बाद एक मुगलों के ठिकाने कब्जा किए जा रहे थे और आमेर, जोधपुर और मेवाड़ की संयुक्त सेना तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ती जा रही थी। घबराए मुगल बादशाह बहादुर शाह ने संदेशा भेजा, जंग रोक दी जाए, लेकिन मुगलों के षड्यंत्र को राजपूत भली भांति जान चुके थे। बिना अपनी खोई जमीन वापस लिए अब राजपूताना कोई समझौता नहीं कर सकता था। तेजी से हमला करते हुए सारे मुगल चेकपोस्ट कब्जा कर लिए गए। घबराए मुगल बादशाह ने नारनौल के फौजदार मीर खान को आदेश दिया कि वो राजपूतों पर हमला करके उन्हें हरा दे। मीर खान ने 7,000 की फौज इकट्ठा की और एक बार फिर भरतपुर के फाउंडर चुरामन ने 6,000 की खुद की फौज लेकर उसका साथ दिया। उन्होंने प्लान बनाया कि राजपूतों पर हमला करेंगे, लेकिन संयुक्त सेना का इससे पहले कि उनका सामना होता, जयपुर के एक बाहरी ठिकाने जावली के ठिकानेदार गज सिंह नरूका ने साल 1710 की जनवरी में ही उनको परास्त कर दिया। इसके बाद ज्वाइंट राजपूताना फोर्सेस का सामना हुआ टोंक की सेना से। राजस्थान में टोंक एक जगह है, यहाँ की सेना से जब राजपूताना का सामना हुआ तो आमने सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त हुई, राजपूत इतनी तेजी से आगे बढ़े कि वहां का मुगल गवर्नर मोहम्मद शाह अपना सब कुछ छोड़कर भाग गया और टोंक पर राजपूतों का कब्जा हो गया। कहते हैं ना, बोरिया बिस्तर समेटने का मौका भी नहीं। तीनों रियासतों के राजपूत राजाओं ने दिल्ली से 45 मील की दूरी पर रेवाड़ी और नारनौल में अपना कैंप लगा लिया और अपनी सेनाएं दिल्ली, रोहतक और आगरा की तरफ भेज दी। इसके बाद राजा सवाई जयसिंह ने सिखों और मराठों को भी इस युद्ध में शामिल होने का बुलावा भेजा, जिससे कि ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ सके। इसके अलावा बुंदेला राजा को भी ये बुलावा एक पत्र के तौर पर भेजा गया ताकि एक ज्वाइंट फोर्स बनाकर मुगलों पर हमला किया जा सके, क्योंकि किले में बंद मुगलों के पास बड़ी तोपें थीं और अधिक संख्या में सैनिक थे। लेकिन इन आमंत्रणों का मराठों और सिखों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ये जंग आगे कैसे बढ़ी, आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में देखिए कि राजपूताना को उसकी खोई जमीन आखिर कैसे वापस मिली। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ जब हिंदुस्तान में घटित हुआ तो ये आपको पता क्यों नहीं है? पता इस वजह से नहीं है कि जानबूझकर या गलती से इसको आपकी सिलेबस की हिस्ट्री बुक से बाहर रखा गया है। ये लिखा हुआ है, मैंने लेखकों का नाम भी पिछली वीडियो में मेंशन किया था, कहां कहां से ये सब कुछ हमने इकट्ठा किया है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तमाम वीडियो जो एजुकेटर्स हैं वो बनाते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं वो तमाम वीडियोस बनाते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या क्या हुआ था भारत में। मध्ययुगीन हिस्ट्री कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सिंपल नहीं है जितना कि आपको पढ़ाया जाता है। और इस कॉम्प्लिकेशन में जो एक स्टैंड लिया गया है, वो स्टैंड आपको जानना बेहद जरूरी है। ये जानना आपको बेहद जरूरी है ताकि आप आत्मग्लानि से बाहर निकलें कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, 800 साल राज रहा, 800 साल राज रहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली पहली बात तो देश की राजधानी नहीं थी, ये एक अलग दुनिया थी, एक अलग राज्य था। मुगलों ने जो भी शासन किया अकबर से लेकर औरंगजेब के टाइम तक, उसमें राजधानी आगरा और आसपास ही रही और कोई भी देश का कोई भी हिस्सा एक बार में हमेशा के लिए कब्जे में नहीं रहा। हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ रेबेलियन चलता रहा और इससे बड़ा रेबेलियन तो हिंदुस्तान की धरती पर मुगल काल में हुआ ही नहीं था, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। दूसरे पार्ट तक आपको यह समझ में आ गया कि दिल्ली से 45 मील दूर डेरा डाले संयुक्त राजपूताना की फोर्सेस को मौका चाहिए था और सपोर्ट चाहिए था, लेकिन वो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। आगे देखिए कि जब ये मौका नहीं मिला तो आखिर राजपूताना को उसकी खोई हुई जमीनें वापस कैसे मिली। वापस
जो कब्जा औरंगजेब ने किया था वो कैसे इन लोगों ने वापस हासिल कर लिया। बने रहिए इंडिया इनसाइट्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।